अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 4 स्टार्ट करना है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें सबसे पहले हम 4.1 टॉपिक को स्टडी करेंगे। प्रीवियसली चैप्टर 2 के अंदर हमने डिफरेंट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टडी किया था, सेपरेबल इक्वेशंस, लीनियर, होमोजीनियस, एग्जैक्ट, बर्नौली इक्वेशंस। अब जो हमने इस चैप्टर के अंदर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टडी करना है। अब सबसे पहले हम इनिशियल वैल्यू और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को देखते हैं। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम प्रीवियसली भी हमने देखा कि आपके पास जब जो कंडीशन है किसी एक पॉइंट के ऊपर, जो कंडीशंस हैं वो किसी एक पॉइंट के ऊपर गिवन हो, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, तो आपके पास वो जो प्रॉब्लम होती है वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे देखिए, फॉर अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड nth ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज, हम देख रहे हैं nth ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। nth ऑर्डर के केस में हमारे पास क्या होगा, आपके पास nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और साथ n-1 डिफरेंट n-1 हमारे पास जो है उसकी कंडीशंस मौजूद होंगी एक ही पॉइंट के ऊपर। फिर आपके पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये पता है nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये y ऑफ x नोट y नोट, आपके पास ये कंडीशन इनिशियल, अब x नोट हमारे पास सबके अंदर जो आपके पास एक ही पॉइंट पे कंडीशन गिवन है, तो दिस इज एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब हमने जो पहले सेक्शन फर्स्ट सेक्शन में देखा था एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम, वो हमारे पास एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस जो थ्योरम था वो फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के कॉरस्पॉन्डिंग हमने देखा। यहाँ पे अब हम जब nth ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम लेते हैं तो उस केस में हमारे पास जो एग्जिस्टेंस है यूनिक सोल्यूशन की, उसको हम देखते हैं थ्योरम 4.1.1 की हेल्प से। अब जब आपके पास nth ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन हो, जैसे कि अभी हमने देखी nth ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम 1, अब हमारे पास अगर ये जो कोफिशिएंट्स मौजूद हैं इस प्रॉब्लम के अंदर, डिफरेंशियल nth ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो कोफिशिएंट्स हैं, that an(x), an(-1)(x), so a1(x), a0 and g of x be continuous on an interval I, and let nth जो कोफिशिएंट है an of x is non-zero for every x in that interval. If x equal to x naught is any point in this interval, then the solution of the initial value problem exists on the interval and unique. अब ये जो थ्योरम है इसमें आपको बताया गया कि अगर कि कब हमारे पास जो यूनिक जो सोल्यूशन है मौजूद होगा, जब आपके पास जितने भी जो कोफिशिएंट्स अपीयर हो रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, और जो फंक्शन आपके पास राइट हैंड साइड पे अपीयर हो रहा है जी ऑफ एक्स, अगर ये कंटिन्यूस हो उस इंटरवल में, और साथ एक और कंडीशन है कि आपके पास जो nth कोफिशिएंट है ए एन ऑफ एक्स वो नॉन ज़ीरो हो, ठीक है, और आपके पास जो एक पॉइंट मौजूद है उस इंटरवल में, इफ एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इज़ एनी पॉइंट इन दैट इंटरवल, जहाँ पे आपको कंडीशंस दी गई होंगी, तो आपके पास जो सोल्यूशन आ रहा है वाई ऑफ एक्स उस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का, वो लाजमी क्या होगा, वो यूनिक होगा। ये थ्योरम बेसिकली ये कह रहा है कि जब आपके पास n कोफिशिएंट्स कंटिन्यूस हो एन एन, अब यहाँ ए नोड ऑफ एक्स भी, तो n+1 कोफिशिएंट बेसिकली होगा, ये जितने भी कोफिशिएंट्स अपीयर हो रहे हो वो कंटिन्यूस हो, साथ आपके पास जो फंक्शन अपीयर है हो रहा है वो कंटिन्यूस हो, और nth जो आपके पास ए एन ऑफ एक्स कोफिशिएंट है वो नॉन ज़ीरो हो, और इंटरवल के अंदर आपके पास एक पॉइंट मौजूद हो, तो आपके पास लाजमी एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और वो जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा उस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का वो यूनिक होगा। तो ये हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ अ यूनिक सॉल्यूशन है फॉर द nth इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम।
नेक्स्ट हम एग्जांपल 1 देखते हैं, यूनिक सोल्यूशन फॉर एनी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब हमारे पास जो एग्जांपल 1 के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, दिस इज़ अ थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और साथ आपके पास कंडीशन भी दी गई है। तो बेसिकली अब ये क्या है, ये एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कंडीशन मेंशन है। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये a3 of x, a2 of x, a1 of x एंड a नोड ऑफ x, ठीक है। a3 of x हमारे पास क्या होना चाहिए इस केस में, शुड बी नॉट इक्वल टू 0। अब इसका मतलब ये, वैसे हमें पता चलता है कि ये क्या है, ये 3 है। a2 of x 5 है, a1 of x -1 एंड a नोड ऑफ x 7। अब ये हमारे पास तमाम कांस्टेंट अपीयर हो रहे हैं, और कांस्टेंट्स जो होते हैं वो हमें पता है वो क्या होते हैं, वो कंटिन्यूस होते हैं। कांस्टेंट फंक्शंस हमारे पास कंटिन्यूस होते हैं। राइट हैंड साइड पे 0 आ रहा है, g ऑफ x इज 0, दैट इज़ आल्सो कंटिन्यूस। तो अब ये हमारे पास जो है कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, और साथ हमारे पास एक पॉइंट है 1 x इक्वल टू एक्स नोड। इस केस में x इक्वल टू जो x नोड है वो क्या है, 1। तो वो पॉइंट भी हमें गिवन है। इट मीन्स हमारे पास इसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और वो क्या होगा, यूनिक होगा। अब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपके पास एक ट्रिवियल सॉल्यूशन मौजूद होता है। इसका मतलब है ये हमारे पास जो डिफरेंशियल इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है, y इक्वल टू 0। साथ वही जो हमने अभी रीज़न डिस्कस की, बिकॉज द थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स and all the conditions of the theorem are fulfilled, hence this is the only solution on the interval containing that point x equal to x नोड क्या है, x equal to 1। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है, एग्जांपल 2 में सबसे पहले हमें एक सॉल्यूशन दे दिया गया है, y ऑफ x इज़ दिस। अब सबसे पहले इसको वेरीफाई करना है कि क्या ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव लेके इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो आपके पास ये क्वेश्चन को वेरीफाई कर जाएगा। तो इसको करके देख लेना आप लोगों ने, ये वेरीफाई करेगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब अगर हम इसको देखें कि क्या कि ये हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें जो कोएफिशिएंट्स अपीयर हो रहे हैं वो क्या है। अब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, a2 ऑफ x क्या है, 1, a1 ऑफ x क्या है, वो इसमें 0, ठीक है, और a नोड ऑफ x क्या है, 12, ठीक है। अब a2 ऑफ x हमारे पास क्या है, नॉन ज़ीरो है, और ये हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन आ रहे हैं जो कंटिन्यूस होते हैं। g ऑफ x हमारे पास 12x आ रहा है, वो भी हमारे पास कंटिन्यूस है, और हमारे पास एक पॉइंट भी उस इंटरवल के अंदर ऑक्यूपाई कर रहा है x इक्वल टू 0। इट मीन्स हमारे पास जो ये सॉल्यूशन गिवन है, जो कि इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सेटिस्फाई भी कर रहा है, वो इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। हेंस वी कंक्लूड फ्रॉम थ्योरम दैट द गिवन फंक्शन इज यूनिक सॉल्यूशन ऑन दिस इंटरवल। सिमिलरली यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है, द रिक्वायरमेंट्स इन थ्योरम 4.1.1 दैट द कोएफिशिएंट्स कैन be continuous and an of x is non-zero for every x interval are both important. Specifically, if an of x is 0 for some x in the interval, then the solution of initial value problem may not be unique or even exist. तो ये हमारे पास जो थ्योरम की रिक्वायरमेंट्स है उसको हमने आगे डिस्कस किया है कि अगर आपके पास जो कोएफिशिएंट्स हैं और जो फंक्शन राइट हैंड साइड पे अपीयर होगा वो कंटिन्यूस होने चाहिए, और साथ आपके पास an ऑफ x को नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा हो जाता है कि an ऑफ x ज़ीरो हो जाता है, तो हो सकता है कि आपके पास जो सॉल्यूशन उसका आ रहा हो वो यूनिक ना हो या एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इस फंक्शन को तो ये हमारे पास क्या है, ये सॉल्यूशन है इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। ये फंक्शन इसका
सोल्यूशन है, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो उसके डबल डेरिवेटिव लेके और डेरिवेटिव लेके इसमें पुट करोगे तो आपके पास ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो सोल्यूशन है इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का, अब इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को देखें तो हमारे पास जो ए एन ऑफ एक्स है, ए यहाँ पे होगा ए टू ऑफ एक्स, ए टू ऑफ एक्स हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर, ए वन ऑफ एक्स नेगेटिव टू एक्स, ए नोट ऑफ एक्स टू, ठीक है, ऑन द इंटरवल दिस रियल नंबर्स मतलब -∞ to ∞। अब ये अगर हम इसमें ये जो इंटरवल है वो हमारे पास -∞ to ∞ आ रहा है, तो इसमें x की वैल्यू को 0 लें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। जब हमारे पास ये a2 ऑफ x 0 आ गया है तो इसका मतलब जो थ्योरम की गिवन जो कंडीशन है ये उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए इसके ऊपर जो हम इसका ये नहीं कह सकते कि ये जो सोल्यूशन है ये इसका यूनिक सोल्यूशन है। तो ये यहाँ पे बताया गया, इन अदर वर्ड देयर इज़ नो यूनिक सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑल्दो मोस्ट ऑफ द कंडीशंस ऑफ द थ्योरम्स आर सेटिस्फाइड। बाकी अगर हम कंडीशन देखें तो सेटिस्फाई हो रही हैं। द ऑब्वियस डिफिकल्टीज आर डैट a2 of x equal to x square is 0 at x equal to 0 and that the initial conditions are also imposed at x equal to 0। ये हमने देखी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारे पास होती है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। हमारे पास क्या होते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में, हमारे पास जो कंडीशंस गिवन होती हैं वो एक ही पॉइंट पर होती हैं। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में आपके पास जो कंडीशंस गिवन होंगी वो दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर गिवन होंगी। Another type of the problem consisting of solving a linear differential equation of order 2 or greater in which the dependent variable y or its derivatives are, जो आपके पास y और उसके जो derivatives हैं उनकी जो conditions हैं are specified at different points। For example अगर हम प्रॉब्लम देखें सेकेंड ऑर्डर, तो ये हमारे पास a2 of x दिस इज डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, ये हमें पता है a1 of dy dx प्लस a नोट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू g of x। सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम सब्जेक्ट टू, अब हमने जो कंडीशन दी है y ऑफ a इज़ वाई नोट एंड y ऑफ p इज़ y1, तो ये आपके पास दो पॉइंट्स के ऊपर इसकी कंडीशंस की वन है। आपके पास जो कंडीशन डिपेंडेंट वेरिएबल की दी है या उसकी दो पॉइंट्स पे गिवन होगी, या हो सकता है उसके डेरिवेटिव्स की दो पॉइंट्स पे गिवन हो। इस तरह टाइप की जो हमारे पास प्रॉब्लम होगी उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ अ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। जो हमारे पास उसके करस्पॉन्डिंग प्रिस्क्राइब्ड वैल्यूज़ y ऑफ a इक्वल टू y नोट एंड y ऑफ b इक्वल टू y1, दीज आर कॉल्ड बाउंड्री कंडीशंस। तो अगर जनरली हम देखें इस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स पे इसकी ये, जैसे अगर ये हम एक सोल्यूशन ले लें, ये डिफरेंट सोल्यूशंस बता दिए गए कि आपके पास इस तरह के कोई भी सोल्यूशन हो सकता है। तो अब हमारे पास ये एक पॉइंट के ऊपर इसकी इनिशियल कंडीशन जो आपके पास कंडीशन दी गई होगी वो एक पॉइंट के ऊपर नहीं होगी बल्कि दो पॉइंट्स पे होगी। आपके पास एक पॉइंट फॉर एग्जांपल ये है, तो यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि y ऑफ a हमारे पास क्या है, y नोट है, तो ये हमारे पास पॉइंट क्या बन गया, a ऑफ y नोट। सिमिलरली जो दूसरी पॉइंट पे दे दी है कि y ऑफ b हमारे पास क्या है, y1 है, तो वो यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया दिस इज। तो ये जनरली वैसे ग्राफ आपको जनरल ग्राफ बना के बताया गया कि हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में दो पॉइंट्स के ऊपर आपको बेसिकली कंडीशंस दी गई होती है। सोल्यूशन कर्व्स ऑफ अ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दैट पास थ्रू टू पॉइंट्स। फॉर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अदर पेयर्स ऑफ, अब जो हमने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ली है इसमें हमारे पास जो और भी डिफरेंट पेयर्स हम कंसीडर कर सकते हैं कंडीशंस के, जैसे हमने यहाँ पे जो पेयर कंसीडर किया है वो y ऑफ a y नोट एंड y ऑफ p इज़ y1। तो इसके अलावा हम ये भी यूज़ कर सकते हैं y प्राइम ऑफ a इज़ y नोट, y ऑफ b इज़ y1, y ऑफ a इज़ y नोट एंड y प्राइम ऑफ b इज़ y1। सिमिलरली y प्राइम ऑफ a इज़ y नोट एंड इसका जो डेरिवेटिव है दैट इज़ y1।
where y naught and y1 denote arbitrary constants. These three pair of conditions are just special cases of general boundary conditions. ठीक है, ये हमने जितने भी जो तीनों जो पेयर देखे कंडीशंस के, ये हमारे पास एक जनरल बाउंड्री कंडीशन है, ये इसके ये स्पेशल केस है। तो ये हमारे पास इसमें क्या किया गया है कि आपके पास एक पॉइंट y ऑफ ए और जो y प्राइम ऑफ ए है उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के और उसके ऊपर एक वैल्यू डिफाइन कर दी है। तो ये आपके पास जनरल बाउंड्री कंडीशन बन गई है। अल्फ़ा 1 बीटा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 2 ये आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं, और y ऑफ ए y प्राइम ऑफ ए ये हमारे पास वो पॉइंट्स हैं उस जिसके ऊपर जो वैल्यूज़ हैं हमें वो दी गई हैं। तो ये जनरल बाउंड्री कंडीशंस थी। ये डिफरेंट हमने देखा कि हम सेकंड ऑर्डर के कॉरस्पॉन्डिंग ये डिफरेंट जो बाउंड्री कंडीशंस हैं ये ले सकते हैं। और नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसमें हमने बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को देखना है कि जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है कैन हैव मैनी वन और नो सॉल्यूशंस। ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम देख चुके हैं कि हमारे पास जो फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं वो किस तरह के होते हैं। x इक्वल टू c1 cos 40 प्लस c2 sin 40। अब हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग बस बाउंड्री कंडीशंस लेके इसमें सब्स्टिट्यूट करके आपके पास जो सॉल्यूशन है उसकी फॉर्म निकाल ली है। हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशंस हम ले रहे हैं x ऑफ 0 इज़ 0, x ऑफ पाई बाई 2 इज़ 0। तो ये वही प्रोसीजर को फॉलो करना है आपने। इसके अंदर इसकी जो x ऑफ 0 0, x पाई बाई 2 0 को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास c1 0 आ जाएगा, और जो आपके पास c2 है वो आता है c2 sin 2 पाई इक्वल टू 0। तो अगर हम इसमें देखें तो sin 2 पाई हमारे पास 0 होता है। इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास c2 की कोई भी वैल्यू ले लें, ये क्या बन जाएगा बेसिकली c2 sin 2 पाई इज़ 0। इसका मतलब है ये जो टर्म 0 हो जाती है, c2 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है आपने इसमें c2 की कोई भी वैल्यू लो तो ये आपके पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इट मीन इसका मतलब है आपके पास यहाँ पे जो है सॉल्यूशंस क्या हैं वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब c1 आपके पास 0 है, तो ये आपके पास x की जो जब आप पॉइंट्स सब्स्टिट्यूट किया उसके बाद आपके पास जो सॉल्यूशन है उसकी फॉर्म क्या आती है, c1 0 हो गया, और ये c2 की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ये हमारे पास आ गया x इक्वल टू c2 sin 40। तो अब इसमें c2 को 1 लो, 2 लो, 1/2 लो, -1/2 लो, 0 भी लो, तो आपके पास c2 की इनफाइनाइट मैनी मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं c2 लेने की। तो इससे आपको पता चला कि आपके पास जो x है उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। हैंस आपके पास ये जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है इसके क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। कॉरस्पॉन्डिंगली ये हमें ग्राफ की हेल्प से दिखाया गया है। इसका जो ग्राफ है आप उसको डेस्मोस पे बना के देख सकते हो। अब इसमें हमने c1 जो c2 है उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ ले ली, x इक्वल टू c2 0 लिया तो वो आपके पास ये एक लाइन ही बन जाएगी हॉरिजॉन्टल x एक्सिस। c2 को आपने 1 लिया तो ये हमारे पास इस टाइप का ग्राफ बना। तो इसी तरह डिफरेंट वेरिएशंस इसकी आ जाएंगी। सेकंड, अगर हमने जो है कंडीशन लेनी है x ऑफ 0 इज़ 0, x पाई बाई 8 इक्वल टू 0। इस केस में अब दोबारा हमने इसी के जो सॉल्यूशन है इसका हमारे पास इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन की तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास c1 0 आ गया, ये c2 sin पाई बाई 2 इक्वल टू 0। अब sin पाई बाई 2 हमारे पास 1 होता है, इसका मतलब है c2 भी 0 आ गया। हैंस आपके पास जो इसका x इक्वल टू 0 है डेट इज़ द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। नेक्स्ट उससे हमने और जो कंडीशन है वो कंसीडर कर ली है। अब x पाई बाई 2 पे हमने कहा कि हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 आ रही है। अगेन सॉल्यूशन के अंदर हमने ये कंडीशन सब्स्टिट्यूट की, c1 0 आ गया। लेकिन जब हमने x पाई बाई पुट
किया तो π/2 इक्वल टू 1 को सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है C2 sin 2π इक्वल टू 1। अब ये साइन 2π तो 0 है, C2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 1, तो ये आपके पास एक कंट्राडिक्शन आ गई है कि 0 डेट इज़ क्या आपके पास 0 इक्वल आ रहा है 1 की, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि आपके पास ये जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है 5, इसका कोई भी सलूशन मौजूद नहीं है। तो हमने ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स देखी जब उसका यूनिक सलूशन था, जब उसके इनफाइनाइटली मैनी सलूशंस थे, या जब कोई भी सलूशन नहीं था। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं। कोई भी nth ऑर्डर होमोजीनियस इक्वेशंस का पहले भी हमने देखा था कि अगर आपके पास राइट हैंड साइड पे कोई भी फंक्शन अपीयर हो रहा हो g(x) f(x), ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन होती है वो नॉन होमोजीनियस होती है। और जब आपके पास जो राइट हैंड साइड है उस पर जो फंक्शन f(x) या g(x) वो इक्वल टू 0 हो, तो आपके पास जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस होगी। Then nth order differential equation of this form is said to be homogeneous। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो है बेसिकली दिस इज g(x) is equal to 0, whereas the differential equation this equal to g(x), अब यहाँ g(x) आ रहा है with g(x) not identically 0, साथ आपने बता देना है कि g(x) हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो आपके पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी nth ऑर्डर इक्वेशन 7, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, नॉन होमोजीनियस होगी। फॉर एग्जांपल अगर ये इक्वेशन देखें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये होमोजीनियस है। ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देखें तो ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस है। तो ये हमने होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस देखी यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। तो ये सिंपली आपके पास जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंशियल ऑपरेटर्स की, वो इसमें बताई गई है कि आप हमारे पास dy/dx है, उसकी जगह हमने क्या यूज़ कर लिया, डिफरेंशियल ऑपरेटर कैपिटल dy, कैपिटल डी, और साथ आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा था y। द सिंबल d इज डिफरेंशियल ऑपरेटर बिकॉज ट्रांसफॉर्म द डिफरेंशियल फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन, क्योंकि आपके पास एक ट्रांसफॉर्म कर देता है एक आपके पास जो फंक्शन है उसको किसी और फंक्शन में। फॉर एग्जांपल अगर d cos 4x, तो सिंपल इसका जो डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आता है, -4 sin 4x। डिफरेंशियल ऑफ दिस फंक्शन इज दिस। तो अगर हम हायर ऑर्डर जो डेरिवेटिव्स हैं उसको इन टर्म्स ऑफ कैपिटल लेटर d की फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो हमारे पास d2y/dx² किस में रिप्रेजेंट हो जाएगा, d2 कैपिटल d2y में। dny/dxn किस में रिप्रेजेंट हो गया, कैपिटल dny में। सिमिलरली पॉलिनोमियल जो एक्सप्रेशंस हैं d+3 d² + 3d -d, तो ये जो सिंपल जो हमने इसकी इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर रिप्रेजेंटेशन कर ली है। अगर हम एक nth ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर को देखें या पॉलिनोमियल ऑपरेटर, nth ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर या पॉलिनोमियल ऑपरेटर, तो हमारे पास क्या बन जाता है, l इक्वल टू an(x), आगे हम देखते हैं dny/dxn, तो अब उसकी जगह हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल D। ठीक है, ये हमने एक नोटेशन ले ली, dny/dxn आ रहा था, तो ये y जो सब में अपीयर हो रहा है उसको हमने बाहर निकाला, और जो आपके पास an(x) dn/dxn, ठीक है, प्लस an -1 dn-1/dxn -1। तो सिमिलरली ये जो आपका nth ऑर्डर है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, an(x) कैपिटल Dn प्लस an -1 कैपिटल Dn -1 इसकी जगह, तो सोन प्लस a1x d प्लस a0(x). तो ये हमने nth ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर और पॉलिनोमियल ऑपरेटर को कैपिटल L से रिप्रेजेंट कर दिया।
मज़ीद इसमें एक हमारे पास ये चीज़ है कि जो डिफरेंशियल हमारे पास ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, लीनियर ऑपरेटर होता है। लीनियर ऑपरेटर होने का सिंपल आपके पास जो मकसद है वो ये है कि अगर आप क्या जो लीनियर एल है ये एक लीनियर ऑपरेटर है कि अगर आप इसके ऊपर एल ऑफ एल्फ़ा ऑफ एक्स प्लस बीटा ऑफ जी एक्स लगाते हो कि आप दो फंक्शंस का लीनियर कम्बिनेशन लेते हो। जब आप दो फंक्शंस का लीनियर कम्बिनेशन लेके उसके ऊपर ये ऑपरेटर लगाते हो तो वो आपके पास किसके इक्वल आ जाता है, कांस्टेंट बाहर लीनियर ऑपरेटर ऑफ दिस फंक्शन प्लस बीटा इंटू लीनियर ऑपरेटर ऑफ सेकंड फंक्शन। इसमें ये जो कंडीशन है होल्ड करती है इसे, जो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है वेयर दीज अल्फा बीटा आर कांस्टेंट्स। Because of 9 we say that an nth order differential operator L is linear operator. तो अभी हमने जो nth order differential equation है उसमें हमारे पास फिर L of y इक्वल टू 0 बन जाएगा कि आपके पास ये जो इक्वेशन है nth order ये। अब इसमें हमारे पास आप सारे जो y's हैं उनको बाहर ले जाओ, अंदर हमारे पास क्या बनेगा, एन ऑफ एक्स डी कैपिटल डी एन प्लस ए एन नेगेटिव 1 ऑफ एक्स कैपिटल डी एन नेगेटिव 1 प्लस ओ प्लस ए 1 ऑफ एक्स कैपिटल डी प्लस ए नोड ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। अब ये जो है ये हमें पता है ये क्या है, दिस इज़ एल। तो आपके पास ये क्या बन गया, एल ऑफ वाई इज़ इक्वल टू 0। तो यही हमने देखा। एनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द डी नोटेशन, कैपिटल डी नोटेशन। फॉर एग्जांपल द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस कैन बी रिटन एज कैपिटल डी स्क्वायर वाई प्लस 5d वाई प्लस 6y इक्वल टू 5x और नेगेटिव 3। और इसमें से हमने देखा तो ये हमारे पास ये फॉर्म बन गई। तो इट मीन्स जो आपके पास nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है 6 और 7 में हमने देखी वो क्या होगी, एल ऑफ वाई इक्वल टू 0 होमोजीनियस के केस में, और नॉन होमोजीनियस के केस में एल ऑफ वाई इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आपके पास फंक्शन आ गया जी ऑफ एक्स। इससे नेक्स्ट हम देखते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो बेसिकली ये कहता है कि अगर आपके पास जितने भी जो सॉल्यूशंस मौजूद हैं कि अगर एक nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका y1 एक सॉल्यूशन है, y2 एक और सॉल्यूशन है, सो ऑन इस तरह yk तक उसके सॉल्यूशंस मौजूद है। तो अगर ये yk जो इसके y1 से yk तक सॉल्यूशंस हैं तो अगर हम इनका एक लीनियर कम्बिनेशन बना के लिख दें, लीनियर कम्बिनेशन सिंपली ये होता है कि आपने उन तमाम सॉल्यूशंस को स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना है। तो उनका अगर हम लीनियर कम्बिनेशन लेते हैं उन सॉल्यूशंस का तो वो भी हमारे पास उसका उस nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही होता है और ये हमारे पास किस केस में होता है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के केस में, जब हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे कोई जी ऑफ एक्स जो है 0 के इक्वल होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होमोजीनियस इक्वेशंस लेट, अब हम इसको देखते हैं तो यही जो है इसी को बताया गया, लेट y1 y2 सो yk भी सॉल्यूशंस ऑफ द होमोजीनियस nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन एन इंटरवल i। nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन 6 है जो अभी हमने देखी थी। देन द लीनियर कम्बिनेशन, अगर ये y1 y2 सो ऑन yk किसी भी nth ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन हैं तो अगर हम इन सॉल्यूशंस का लीनियर कम्बिनेशन ले लेते हैं विच वुड बी y इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस सो ऑन प्लस ck yk, तो वो भी हमारे पास क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। y इक्वल टू दिस वेयर द i1 2 so on k are arbitrary constants is also the solution on the interval। तो आपके पास ये लीनियर कम्बिनेशन ऑफ these solutions is also the solution। तो यही हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था। नेक्स्ट हमारे पास इस थ्योरम से रिलेटेड करोलरी है और ये बहुत इंटरेस्टिंग करोलरी है। इसमें ये है कि आपके पास अगर कोई भी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो
और उसका आपके पास एक सोल्यूशन y1 मौजूद हो, तो अब उसके जितने भी स्केलर, उसका जो भी स्केलर मल्टीपल होगा वो भी उसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। और दूसरा आपके पास जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका एक ट्रिवियल सोल्यूशन लाजमी मौजूद होगा। क्या कह रहा है, अ कांस्टेंट मल्टीपल y इक्वल टू c1 y1 of a solution y1 x of a homogeneous linear differential equation is also a solution. A homogeneous linear differential equation always possesses the trivial solution y equal to 0. तो ये हमारे पास कॉलरी थी इस थ्योरम से रिलेटेड। एग्जाम्पल 4 में अगर हम अब वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को देखेंगे कि हमारे पास जो सॉल्यूशंस गिवन है अगर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं तो वो भी सॉल्यूशन है। द फंक्शन y1 इक्वल टू y2 आर बोथ सॉल्यूशंस ऑफ द होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब इसमें हमें बजाय कि हम इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है कि इसको चेक करें, तो हम विद द हेल्प ऑफ दैट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम कह सकते हैं कि हम जब ये दो सॉल्यूशंस इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये दोनों फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो इनका अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं तो वो भी हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो सिंपल लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया, उसके लिए क्या किया, स्केलर से मल्टीप्लाई किया दोनों जो सॉल्यूशन हैं उनको, c1 x स्क्वायर, दूसरा y2 किसके इक्वल है, c2 x स्क्वायर log x। ये दोनों जो आपके पास सॉल्यूशंस पर मौजूद थे उनको स्केलर से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया, दिस इज़ इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन y। तो ये भी आपके पास इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस। यहाँ पे आपके पास इसके ऊपर में एक एग्जांपल बताई गई है कि अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये है तो इसका जो आपके पास सॉल्यूशन है वो ये आता है। अगर हम ये अब हमारे पास होमोजीनियस है इक्वेशन है, तो अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसका कोई भी स्केलर मल्टीपल आप लेते हो तो वो भी आपके पास सॉल्यूशन होगा। अब स्केलर मल्टीपल ले लिए तो हमने c की डिफरेंट वैल्यूज़ ली, c9 लिया, c0 लिया, c को -√5 लिया, इस तरह सो ऑन। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो हैं उसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे इस लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट हमने देखना है लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस हमारे पास क्या होती है। इसकी जो है इनकी डेफिनेशन है उनको उसको देखते हैं और फिर इसकी जो एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। A set of functions f1, f2, fnx is said to be linearly dependent on an interval if there exists constants not all zero such that linear combination of those functions is equal to 0 for every x in the interval। अब यहाँ पे आपके पास ये है कि अगर हम एक सेट ऑफ फंक्शंस उठाते हैं f1 से fn तक, तो उन सेट ऑफ फंक्शंस को हम कहेंगे कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है। कब वो लीनियरली डिपेंडेंट है, जब हमें हमारे पास c1 से cn तक कॉन्स्टेंट्स मिल जाएँ, ऐसे कॉन्स्टेंट मिल जाएँ कि हमारे पास कुछ तो उनमें से ज़ीरो हो जाए, मतलब ऐसा हो कि तमाम के तमाम जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो उसमें ज़ीरो ना हो, ठीक है। तो इसमें अब उस केस में हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो सेट ऑफ फंक्शंस हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है। सही है कि आपके पास जो कॉन्स्टेंट्स तमाम मौजूद हैं c1 से cn तक, उन सब को क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो हमारे पास जो फंक्शंस का सेट है वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अगर और दूसरा हमारे पास होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट के केस में हमारे पास ये होगा कि वो जो सेट ऑफ फंक्शंस हैं वो अगर लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होंगे तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है का मकसद ये है कि आपके पास जो तमाम कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं अगर वो तमाम के तमाम ज़ीरो आ जाएं, तब आपके पास जो सेट ऑफ फंक्शंस हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इन अदर वर्ड्स द सेट ऑफ फंक्शंस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑन एन इंटरवल इफ़ द ओनली कॉन्स्टेंट्स फॉर विच दिस इक्वल टू ज़ीरो। कि आपके पास ये जो इक्वेशन है ये इक्वल टू ज़ीरो
हो, उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी हो कि तमाम कांस्टेंट ज़ीरो हो, तब हम कहेंगे कि वो सेट ऑफ फंक्शंस क्या हैं, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। It is easy to understand these definitions for a set consisting of two functions. For example, if we take f1 of x and f2 of x, if the set of functions is linearly dependent on an interval, then there exist constants c1, c2 that are not both zero such that for every x in the interval. तो इसमें अब जब लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये बताया गया कि जब वो लीनियरली डिपेंडेंट है उसमें हम एक फंक्शन को दूसरे के स्केलर मल्टीपल के तौर पे लिख सकते हैं। किस तरह c1 f1 x प्लस c2 f2 ऑफ x इक्वल टू ज़ीरो है, तो अब इसमें c1 भी ज़ीरो नहीं है, c2 भी ज़ीरो नहीं है लीनियरली डिपेंडेंट में। तो आप क्या कर सकते हो, नेगेटिव इसको उधर ले गए, नेगेटिव c2 f2 ऑफ x, c1 डिवाइड हो गया तो नेगेटिव c2 ओवर c1 इंटू f2 ऑफ x। तो ये क्या आ गया, एक जो फंक्शन है दूसरे फंक्शन कि कांस्टेंट मल्टीपल में आ गया। इफ़ अ सेट ऑफ टू फंक्शंस इज लीनियरली डिपेंडेंट देन वन फंक्शन इज सिंपली अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ द अदर। ठीक है, फॉर इफ f1 ऑफ x इज c2 f2 ऑफ x, ठीक है, फॉर सम कांस्टेंट c2, तो अगर हम यहाँ पे वो c1 को -1 ले लिया इस केस में, तो आपके पास f1 ऑफ x क्या आ जाएगा, c2 ऑफ f2 ऑफ x आ जाएगा। Hence the set of functions is linearly dependent because at least one of the constant c1 is equal to -1 is not zero। क्या हमें एक कांस्टेंट मिल गया जो हमारे पास ज़ीरो नहीं है। We conclude that a set of functions are said to be linearly dependent। तो इसका मतलब जब linearly dependent में एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के कांस्टेंट मल्टीपल में लिख सकते हैं, तो linearly independent में हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे पास एक फंक्शन दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल में आ जाए। For example, if we take the set of function f1 of x is sin 2x and f2 of x is sin x 2x। अब sin x 2x इसमें देखें 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो आपके पास 2 sin 2x cos x ओवर 2 आ जाएगा ना। तो अब इसमें आ जाएगा 1/2 इंटू साइन 2x। अब f2 ऑफ x हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, डेट इज़ 1/2 इंटू साइन 2x, और साइन 2x हमारे पास क्या है, f1 ऑफ x है। इसका मतलब है जो एक मतलब कोई एक फंक्शन हमारे पास दूसरे के स्केलर मल्टीपल में आ गया है। तो ये जो दोनों फंक्शंस हैं ये हमारे पास क्या हैं, ये लीनियरली डिपेंडेंट है ऑन इंटरवल -∞ to ∞, बिकॉज f1 ऑफ x इज कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ f2। तो ये हमने यही वो डबल एंगल फार्मूला यूज़ किया जो अभी हमने देखा। On the other hand, if we take the functions of this kind f1 of x x and f2 of x is x mod। अब ये हमारे पास जो इनकी अगर ग्राफिकली भी देखें तो हमें पता है y इक्वल टू x एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, y ये हमारे पास ग्राफ आ गया। अगर x mod को देखें तो हमारे पास ग्राफिकली ये है। ये जो फंक्शन हम हैं अब इसमें हम किसी भी एक फंक्शन को दूसरे स्केलर मल्टीपल में नहीं लिख सकते। उसका मतलब है ये जो हमारे पास फंक्शंस हैं ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑन दिस इंटरवल because the other function is constant multiple of the other। नेक्स्ट ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ फंक्शन से रिलेटेड ये एग्जांपल 5 और 6 इसी से रिलेटेड है। अगर एग्जांपल 5 में देखें तो हमारे पास जो फंक्शंस f1 ये दिए, f2 ये, इसी तरह f3 f4 सो ऑन दे दिए गए हैं। अगर हम इन तमाम फंक्शंस को हमने देखने कि क्या ये लीनियर डिपेंडेंट सेट ऑफ फंक्शंस है या नहीं, तो इनका स्केलर मल्टीपल लेके किस इंटरवल पे देखते हैं, -π/2 और π/2। इनके स्केलर मल्टीपल्स लेके इसको इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो हमने देखा कि अगर हम इसमें जो है c1 और c2 की डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं, c1 और c2 को लेते हैं 1 तो cos स्क्वायर x साइन प्लस साइन स्क्वायर x हमें पता है ये जो आइडेंटिटी है ये इक्वल टू 1 होती है, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगी। और दूसरा हम अगर इसको देखें तो c3 को अगर -1 लेते हैं और c4 को 1 लेते हैं तो ये हमारे पास आता है tan स्क्वायर x माइनस सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है, तो tan स्क्वायर x माइनस सेकेंड स्क्वायर x हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 के, तो 1 -1 ये 0 के इक्वल आ जाता है। तो इसका मतलब है जो कॉन्स्टेंट्स हमें मिल जाते हैं नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट्स जिसके क्रॉसपोंडिंग इक्वलिटी होल्ड करी है, तो हमारे पास ये जो सेट ऑफ फंक्शंस हैं वो क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। सिमिलरली जो एग्जांपल 6 है वो भी इसी से रिलेटेड है, लीनियर डिपेंडेंट सेट ऑफ फंक्शंस से, तो इसको आप लोगों ने देख लेना है।
नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास रॉन्स्कियन क्या होता है, ठीक है। रॉन्स्कियन में सिंपल हमारे पास जो सेट ऑफ फंक्शंस मौजूद हैं, एन सेट ऑफ फंक्शंस, साथ हम कंडीशन दे देते हैं कि इनके हमारे पास n-1 डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो रॉन्स्कियन को क्या डिफाइन करते हैं, रॉन्स्कियन W(f1, f2, so on fn) इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ f1, फर्स्ट रो में f1 f2 so on fn, सेकेंड रो में f1 डेरिवेटिव, f2 डेरिवेटिव, so on fn डेरिवेटिव, और लास्ट रो में आपके पास f1 n-1, f2 n-1, so on fn n-1 डेरिवेटिव्स। तो आपके पास जो रॉन्स्कियन है उसकी सिंपल यही डेफिनेशन है कि आप डिटर्मिनेंट ले, अगर कि आपके पास क्या है, सपोज आपके पास nth जो फंक्शंस हैं वो उनके n-1 डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो आपका जो डिटर्मिनेंट होता है इस टाइप का उसको कहते हैं रॉन्स्कियन ऑफ द फंक्शंस, ठीक है। अब हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जो हैं उनको देखा अभी। अब ये जो रॉन्स्कियन की हेल्प से हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो सेट ऑफ सॉल्यूशंस आ रहे हैं किसी भी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के, आइदर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो इसी से रिलेटेड है। क्राइटेरिया फॉर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, let y1 y2 so on yn be n solutions of the homogeneous linear nth order differential equation on an interval I, then the set of solutions is linearly dependent on this interval if and only if Wronskian is non-zero। क्या है कि अगर आपके पास n सॉल्यूशंस आ रहे हैं किसी भी होमोजीनियस लीनियर फर्स्ट nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे अगर आपके पास Wronskian नॉन ज़ीरो आ रहा होगा। तो ये क्राइटेरिया है फॉर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे मज़ीद। तो यहाँ तक जो आप लोगों के कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो।